हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 गांधी जी की प्रतिज्ञा। या प्रतिज्ञा माने प्रण, यानी गांधी जी का प्रण। यह पाठ गांधी जी की आत्मकथा का अंश है। इसमें उन्होंने बताया है कि गलती हो जाने पर ईमानदारी से क्षमा मांग लेनी चाहिए तथा ऐसे कार्यों से तौबा करनी चाहिए जो जीवन की सफलता में बाधक बने। पाठ का सदाचरण की ओर प्रेरित करता है। यानी इन्होंने बताया है कि हमें अच्छे कामों को करना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें बिना झिझक माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अपने एक संबंधी के संपर्क में मुझे सिगरेट पीने का शौक़ हुआ। गांधी जी अपने बता रहे हैं अपने बारे में कि अपने एक संबंधी के संपर्क में मुझे सिगरेट पीने का शौक़ हुआ। पैसे तो हमारे पास थे नहीं। सिगरेट पीने के किसी लाभ या उसकी गंध के मज़े से हम दोनों में से कोई भी परिचित नहीं था, परंतु हमें धुआं उड़ाने में बहुत ही मज़ा आता था। सिगरेट को जो धुआं निकलता था उसको उड़ाने में उन्हें बहुत आनंद आता था। मेरे चाचा को सिगरेट पीने की आदत थी। गांधी जी की जो चाचा जी थे उनको सिगरेट पीने की आदत थी। उन्हें तथा औरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी कश खींचने का शौक़ लगा। बच्चों को होता है कि जब बड़े उनके सामने कोई गलती करते हैं तो बच्चों को भी वैसा करने में अच्छा लगता है। पैसे पास न होने के कारण हमने चाचा के पी के फेंके हुए झूठे टुकड़े चुराने शुरू कर दिए। उनके पास पैसे नहीं थे, वो सिगरेट खरीद तो सकते नहीं थे, लेकिन जो चाचा जी उनके झूठे सिगरेट के टुकड़े फेंकते थे उनको वो चुरा लेते थे। परंतु टुकड़े हर वक्त तो नहीं मिल सकते थे और उनसे ज़्यादा धुआं भी नहीं निकलता था। अतएव घर में काम करने वालों की जेब में पड़े 2-4 पैसों से हमने बीच बीच में एक आध पैसा चुराने लगे। यानी उन्होंने सिगरेट पीने के लिए चोरी करना भी शुरू कर दिया और सिगरेट खरीद कर पीने लगे। पर उन्हें कहाँ रखें कहाँ, ये समस्या थी कि चीज़ खरीद के तो ले आए लेकिन उसको रखेंगे कहाँ। यह भी जानता था कि बड़े बूढ़ों के सामने सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। उनको इतनी तो था कि अपने से बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। ज्यों तो 2-4 पैसे चुराकर हमने कुछ हफ्ते काम चलाया। इसी बीच सुना कि एक पौधा होता है जिसका डंठल सिगरेट की तरह जलता है और वह पिया जा सकता है। हमने उसे लाकर धुआं उड़ाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या करा, सिगरेट तो छोड़ दी क्योंकि पैसे नहीं थे। एक डंठल होता था उसको पिया और उससे धुआं निकालना शुरू कर दिया। इससे हमें संतोष न हुआ, उससे उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। अपनी पराधीनता हमें खलने लगी। उनको ये लगने लगा कि हम दूसरों के पराधीन हैं, दूसरों के अंडर में, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमें यह विशेष कष्टदायक लगा कि बड़ों की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उनको ये लगता कि हम उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हम ऊब गए, यानी वो परेशान हो गए और अपने आत्महत्या का निश्चय कर लिया और उन्होंने अपनी मरने का निश्चय कर लिया। हमने इसके लिए दिन, स्थान और समय भी नियत किया। उन्होंने मृत्यु के लिए दिन, स्थान भी तय कर लिया, लेकिन ऐन मौके पर हमारी हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन उनकी को मरने की हिम्मत नहीं हुई। हम मृत्यु से भयभीत हो गए यानी डर गए। हमने निश्चय किया कि आत्मघात की बात एक मन से निकाल दें। उन्होंने सोचा कि आत्महत्या की बात मन से निकाल देनी चाहिए। मैंने समझ लिया कि आत्महत्या का विचार करना सहज है। आत्महत्या का विचार करना तो आसान है, आत्महत्या करना सहज नहीं है। अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना कोई आसान काम नहीं है। आत्महत्या के निश्चय का एक परिणाम यह हुआ कि हम दोनों को झूठी सिगरेट पीने और पैसे चुराने तथा उससे खरीदकर सिगरेट पीने की आदत ही जाती रही। बड़े होने पर मुझे कभी सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं हुई। मेरी यही धारणा रही कि यह आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने इस आदत को छोड़ दिया। सिगरेट बीड़ी का इतना ज़बरदस्त शौक़ दुनिया में क्यों है, इसे मैं कभी समझ नहीं सका। रेल के जिस डिब्बे में बीड़ी सिगरेट का अधिक धुआं उड़ता है वहाँ बैठना मेरे लिए कठिन हो जाता है। इस धुएं से मेरा दम घुटने लगता है। जब वो छोटे थे तब तो ये आदत, गंदी आदत उनको लग गई थी, लेकिन जब वो बड़े हो गए तो ये आदत उनको बुरी लगने लगी। सिगरेट के टुकड़े और उसके लिए पैसे चुराने के अपराध की अपेक्षा एक चोरी का दूसरा अपराध जो मेरे हाथों हुआ, उसे मैं अत्यधिक गंभीर समझता हूँ। सिगरेट पीने की चोरी के समय तो मेरी उम्र 12-13 वर्ष की रही होगी,
पर दूसरी चोरी के समय मेरी उम्र लगभग 15 वर्ष की थी। उन्होंने एक चोरी और करी थी उनके भाई ने। मेरे भाई ने सोने के कड़े के टुकड़े की चोरी की। उन्होंने छोटा सा 25 रुपये का कर्ज लिया था। भाई ने अपने हाथ के सोने के ठोस कड़े से तोला भर सोना काट लिया। कड़ा कटा तो कर्ज पट गया। उन्होंने कर्ज को उतार दिया, पर मेरे लिए यह बात असह्य हो गई। वो ये बात सहन नहीं कर सके। उसके बाद मैंने भविष्य में कभी चोरी नहीं करने की शपथ ली। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा। मैंने यह भी निर्णय लिया कि अपना अपराध पिताजी के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए, पर जबान ना खुलती थी। पिताजी मुझको पीटेंगे, इतना भय तो मुझे नहीं था। उन्होंने किसी दिन हम में से किसी भाई को पीटा हो ये याद नहीं, पर स्वयं कलेश करेंगे, कहीं अपना सिर न ढूंढ डालें। पर मन ने कहा कि वह खतरा मोल लेकर भी दोष स्वीकार करना ही उचित है, क्योंकि इसके बिना आत्मशुद्धि संभव नहीं। उन्होंने पहले तो सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर फिर बाद में सोचा कि कुछ भी हो मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अतएव मैंने पत्र लिखकर दोष स्वीकार कर लेने और क्षमा मांगने का निश्चय किया। अब उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र में लिखकर मैंने अपने हाथ से उन्हें दिया। मैंने पत्र में दोष स्वीकार किया और दंड मांगा, यानी सजा मांगी। मैंने पत्र में यह विनती की कि मेरे अपराध के लिए आप कलेश न करें। पत्र में मैंने यह भी प्रतिज्ञा की है कि मैं भविष्य में फिर ऐसा अपराध नहीं करूँगा। मैंने कांपते हाथ से वह पत्र पिताजी के हाथ में दे दिया। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया, जहाँ पिताजी बैठे हुए थे। उन्होंने वो पत्र उनको दे दिया। पिताजी ने पत्र पढ़ा। उनकी आंखों से मोती की बूंदें टपकी। पत्र भीग गया। उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद ली। उन्होंने पत्र पढ़कर वो दुखी हुए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मूंद ली यानी बंद कर ली। फिर पत्र फाड़ डाला और फिर लेट गए। मैं रोया। पिताजी की पीड़ा का मैं भी अनुभव कर सका। पिताजी को बहुत दुख का, इस दुख का अनुभव मुझे भी हो रहा था। मैं चित्रकार होता तो आज भी उस दृश्य का चित्र हूबहू खींचकर रख देता। आज भी वह दृश्य मेरी आंखों के सामने नाच रहा है। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उसकी क्षमा मांग लेनी चाहिए, उस अपराध को बढ़ने से रोकना चाहिए। धन्यवाद।